अच्छा देखें जी, BCS सेकंड सेमेस्टर वाले, कल हमने अपना लेक्चर जहाँ एंड किया था, मैं उसी लेक्चर से थोड़ा सा पीछे वापस जाकर फिर वापस में आऊँगा और कुछ एक चीज़ और आपको रिकॉल करा के फिर उसको मैं जनरलाइज करूँगा। कल आपको याद हो कि मैंने आपसे डिस्कशन की थी इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि दो इक्वेशंस, इक्विवेलेंट इक्वेशंस के बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि दो इक्वेशनें कब इक्विवेलेंट कहलाती हैं। तो उसके बारे में आपको मैंने डेफिनेशन ये दी थी कि दो इक्वेशंस तब इक्विवेलेंट कहलाती हैं अगर दोनों के सोल्यूशन सेम हो। इक्वेशनें बाज़ाहिर देखने में डिफरेंट हैं मगर सोल्यूशन उनका एक ही हो। तो मैंने उस सिलसिले में आपको एक मिसाल दी थी और आखिर में हल भी किया था। आज दोबारा मैं उसी को ले रहा हूँ। अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ये मैं कल करा चुका हूँ, दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन दिस वन। कि ये यानी कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन दिस वन, यानी आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये आपको गिवन है। और वो कहते हैं कि बाकी जो गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन जो है इसके इक्विवेलेंट है। यानी ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, ये मतलब ये इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके बाद ये उसने आपको मजीद दी हुई है। और वो कहते हैं कि ये जो दी हुई इक्वेशंस हैं चार, इनमें से कौन कौन सी इसके इक्विवेलेंट है। अब डिफिनेशन मैंने आप देखिए, हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर बल्कि तमाम साइंसेस के अंदर आपने डिफिनेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपको डिफिनेशन नहीं आती तो आप सवालों को हल नहीं कर सकते। आपको डिफिनेशन आती है फिर आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यह है कि आपको इक्वेशन ये दी हुई है एक, और वो कहते हैं कि ये जो बाकी हमने आपको चार इक्वेशनें दी हैं उनमें से कौन कौन सी इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है। अब इस सवाल को कई तरीकों से कर सकते हैं, यानी कई तरीके ऐसे हैं कि उनको आप उससे कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपको हमेशा मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हल करने के लिए एक काम करना होता है, और वो होता है कि आपने अपना विजदान, अपना IQ इस्तेमाल करना है, अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करना है। अगर आप अपना इंट्यूशन प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल सवालों को भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने इंट्यूशन को इस्तेमाल ना किया और आपकी समझ बूझ न हुई तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। अब हमने करना क्या है, हमने करना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है। डिफिनेशन क्या है कि जो सोल्यूशन इसका हो वही सोल्यूशन इसका हो, ठीक है। उसका अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको हल करें, इसका सोल्यूशन निकालें, इसका सोल्यूशन निकाल कर इसमें पुट करें और देखें कि आया ये भी ट्रू है। अगर मैं इसको ले लूँ, देखें तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये देखें कि 7x + 5 इज इक्वल टू 12x - 10। अगर मैं इसे हल करूँ, जो तरीका है क्या कि 7x - 12x इज इक्वल टू -10 - 5। अब देखिए 12 है, ये 5 चला गया इसमें से, तो ये बन जाएगा हमारे पास -5x इज इक्वल टू -15। यहाँ से माइनस दोनों से ख़त्म हो गए तो ये बच गया 5x इज इक्वल टू 15। यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 15/5। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 जो है ये इस इक्वेशन का, इस मसवाद का एक सोल्यूशन है, ठीक। अब अगर ये जो सोल्यूशन है, अगर ये इसका हुआ तो फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगी। आप इसमें चेक करके देखें। अब देखिए, मैं नंबर 1 को ले रहा हूँ। 1 को दिया उसने 5x इज इक्वल टू -15। अब उसने ये दिया हुआ है। अगर वाकईतन ये इसका सोल्यूशन है तो अगर इसके एक साइड पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सेकंड साइड मिलना चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है ये वाली, तो ये तो ये बन जाता है 15। और अब देखिए 15 जो है वो -15 के बराबर नहीं है। इस समझ है कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। इस समझ है कि ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशनें, ये दोनों नॉट इक्विवेलेंट, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ये इक्वेशनें आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम आ जाएंगे इस पर। अब यहाँ अगली इक्वेशन आपको दी हुई है, उसने कौन सी, 7x - 5 इज इक्वल टू 12x। अब चूंकि इसकी सोल्यूशन 3 है, देखिए इसका सोल्यूशन में 3 निकाला हुआ है, ये पुट करें इसमें 3, तो 7 × 3 - 5 21, 21 - 5, 21 में से 5 किया 16। अब 16 जो है वो 12 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सोल्यूशन है वो इसका भी सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है, चुनांचे ये वाली, ये दोनों ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है।
ठीक है, ये और ये दोनों भी इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। देखें यहाँ आपको दिया थर्ड क्वेश्चन दिया आपको कि -5 इज इक्वल टू 5x, ये है। अब इसमें पुट करें आप x की वैल्यू पुट करें कितनी, x की वैल्यू 3, यहाँ 3 पुट करें तो ये तो -5 है, और यहाँ 5 × 3 पुट करते हैं तो ये बनता है 15, ये हो गया -5। अब -5 और 15 दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये इसके साथ ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब आखिर में यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे जब आ जाते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 7x + 15, 7x + 15 इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। आप इसे पुट करें x की वैल्यू 3 तो यहाँ हो गया 7 × 3 = 15। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे पास बीच में 7x + 15 नहीं है, ये इक्वेशन गलत लिखी हो गई है। ये बन गया 7x + 15 इज इक्वल टू 12x है, ये 12x है, ये है। तो अब देखें यहाँ हो गया दिस इज इक्वल टू 12x यहाँ पर, तो आप यहाँ 3 पुट करें और साथ साथ यहाँ पर इधर इक्वल करके, अब आया इक्वल है कि नहीं हमें नहीं पता। देखिए मैंने यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया है, हमें नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं, तो मेरा हाल ये लगा दिया। तो यहाँ भी कर दिया मैंने 12 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 12x ये आ गया। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 21 + 15, और यहाँ देखें ये हो गया 36। आया इक्वल है कि नहीं हमें नहीं पता। अब देखें जमा करें, ये बन गया 36, अब देखें ये भी 36। इसमें देखें ये वाक़ईतन आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये निकल गया कि ये इक्वेशन और ये दो इक्वेशन जो आपस में, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी आपको दो इक्वेशन दे दे और पूछे कि भाई बताओ कि ये दो इक्वेशन आपस में इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अगर वो आपको दो इक्वेशन दे दे, यानी अगर आपको ये, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें आपको ये दे दे कि 7x + 5 और 12x - 10, ये एंड आगे दे दिया उसने 7x + 15 + 15 इज इक्वल टू 12x। देखिए ये दी, और वो पूछ रहा है कि आया बताएं कि ये दोनों इक्वेशनें आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जहाँ ऐसी बात हो जाती है कि ये दो इक्वेशनें आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो यहाँ पर देखें आप पास, आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फिर वेरिएबल एक होना चाहिए। ये बात हो रही है 1 वेरिएबल की। देखिए यहाँ भी 1 वेरिएबल है, यहाँ भी 1 वेरिएबल है, और आपसे कहते हैं बताओ भाई कि ये जो इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, ये इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। देखें दोनों के अंदर वेरिएबल एक ही है, इसमें भी एक वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या आया ये जो इक्विवेलेंट, दो इक्वेशंस का इक्विवेलेंट होना, क्या इनका ताल्लुक सिर्फ एक वेरिएबल ही पे महदूद है कि नहीं, हम एक वेरिएबल से आगे भी इसको बहस कर सकते हैं। तो हम इसका डिस्कशन एक वेरिएबल से आगे भी कर सकते हैं, तो बहरहाल तो यहाँ पर ये था कि यहाँ पर ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम देखना चाहते हैं कि आपका, मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, सवाल मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो देखिए ये सवाल है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि आया ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप देखिए ये इक्वेशन का एक सिस्टम है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब हमारे पास कई इक्वेशनें आ जाएं, एक से ज़्यादा आ जाए, मिसाल तौर पर एक इक्वेशन वो तो एक ही होती है, अगर आप पास 2 इक्वेशनें हैं, 3 इक्वेशनें हैं, 4 इक्वेशनें हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये 3 इक्वेशनों का एक सिस्टम है, ये 4 इक्वेशनों का एक सिस्टम है, ये 10 इक्वेशनों का सिस्टम है, जनरली हम कहते हैं कि ये n इक्वेशनों का सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सिस्टम है 2 इक्वेशंस का। देखिए यहाँ पर भी 1 2 इक्वेशन 3 है, मगर वेरिएबल 2 हैं। देखिए एक वेरिएबल, देखें एक वेरिएबल, एक और वेरिएबल, देखें यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल यहाँ पर भी 2 हैं, या वेरिएबल यहाँ पर भी 2 हैं। अब वो कहते हैं कि ये बताओ भाई कि आया ये जो सिस्टम है ये इसके इक्विवेलेंट है। सवाल ये है कि इज दिस सिस्टम, इज द फॉलोइंग, ऐसे कर लें, इज द फॉलोइंग सिस्टम्स, या आर कर दें, आर द फॉलोइंग सिस्टम्स, 2 सिस्टम है यहाँ पर, फॉलोइंग सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। क्या ये 2 सिस्टम इक्विवेलेंट हैं? कर यानी ये और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। डिफिनेशन फिर वही है कि आप इसका सलूशन निकालेंगे, और देखेंगे कि आया वो सलूशन इसका भी है,
ठीक है। अब एक गौर करने वाली बात है, अगर मैं ऐसे कर देता, मैंने उससे पहले कहा कि हर सवाल के जवाब में, और ये आपको मैं ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन देकर आपको मैं चेक करूंगा, अगर मैं आपको ये सवाल यूं बना देता कि जी आया ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है, मैं तो ये भी कर सकता हूं। यहां मैंने ये पूछा है कि आया ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है, मैं आपको पेपर में यूं भी दे सकता हूं कि आया ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है। यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर ये इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है तो ये इसके भी इक्विवेलेंट होगी। यानी अगर एक इक्वेशन, वन इक्वेशन 2 के इक्विवेलेंट है तो 2 फिर 1 के भी इक्विवेलेंट होगी। तो यहां पर यह है कि यहां तो मैंने आपको सवाल दिया है कि ये इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर मैं पर्चे में डाल दूं कि क्या ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है, तो अब जब मैंने आपको, अगर आप सतही तौर पे काम करें और मैंने कहा कि भाई आया ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है, डेफिनेशन मैंने आपको दी हुआ है, क्या दी हुई है कि अगर हमारे पास इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो भी इस सिस्टम का सॉल्यूशन हुआ तो फिर ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको हल करूंगा, ठीक है। हल करने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको इन तमाम में मैं पुट करूंगा। पुट करने के बाद अगर इसका जवाब जो है सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हैं। अब मैंने जैसा कि कहा कि मैं पर्चे में यूं कर देता हूं कि मैं पूछता हूं भाई कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, फिर आप अगर उसी अमल पे चलना शुरू हो जाएं, आप कहें यार चूंकि पर्चे में सवाल आ गया है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो आप पहले इसको हल करेंगे, आप पहले इसको हल करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इसका हल करना निस्बतन मुश्किल है जितना इसका है, क्योंकि वहां भी इक्वेशनें 2 हैं, वेरिएबल भी 2 हैं। जितनी इक्वेशनें कम होंगी अमूमी तौर पर, ठीक है, तो उनका हल करना आसान होता है। तो अब यहां पर इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालना आसान है, इसका निकालना उसके मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि चूंकि हमें ये बताया गया है कि 2 सिस्टम तब इक्विवेलेंट होंगे कि पहले वाले का सॉल्यूशन दूसरे के बराबर हो, तो यहां आप पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। पर्चे मैंने सवाल को चेंज कर दिया, मैंने इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, तो आप इसको पहला करके इसको आप हल कर रहे हैं, यह निस्बतन मुश्किल है। जरूरत नहीं है आप इससे छोटे वाले को हल करें, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जब एक सिस्टम, एक इक्वेशन दूसरे के इक्विवेलेंट है तो दूसरी जो है वो पहले के इक्विवेलेंट होगी। तो क्यों नहीं आप आसान वाले को हल करते और आसान वाले को हल करके फिर दूसरे पुट कर दें और पुट करके चेक करें कि आया उसको सेटिस्फाई करती है। अब यहां पर मैं इस पहले वाले सिस्टम को मैं हल करता हूं। अब इसको हल करते हुए मैं आपको एक टेक्निक भी बता रहा हूं। वो टेक्निक ये है कि अगर हमारे पास हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 इक्वेशनें हैं और 2 वेरिएबल हैं, जिसमें 2 इक्वेशनें हैं, 2 वेरिएबल हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे, और यहां से एक तस्वुर आएगा, ठीक है, जिसमें हम उसमें भी आगे बहस करते जाएंगे। वो हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमजाद मसावातें। उर्दू में हम कहते हैं हमजाद मसावातें, अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब यहां देखें मेरे पास ये मसावात है, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू -7, और ये बन गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7। इसको चलो हमने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया। हमने चेक करना है क्या ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्विवेलेंट है। तो ये अमल करके मैं आपको मसवातें हल करने का तरीका भी बता रहा हूँ, और इसी तरीके को आगे मैं एक्सटेंड करूँगा। तो अब ये समझ लें, क्योंकि फिर अभी जो मैं आपको आइडिया दूंगा वो फिर मैं आगे उसको मैं अप्लाई करूँगा फिर मजीद आगे। अच्छा, अब 2 इक्वेशनें, 2 वेरिएबल, ठीक है। तरीका इसका टेक्निक ये है कि आपने चूंकि यहाँ पर क्या निकालना है, इसको हल करना, हल से मुराद ये है कि आपने x1 की वैल्यू भी निकालनी है, आपने x2 की वैल्यू भी निकालनी है, आपने x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर इनमें से आप x2 को गायब कर दें, अगर इसमें से आप x2 को गायब कर दें, ख़त्म कर दें किसी तरीके से, तो क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम के अंदर सारे x1 रह जाएंगे। जब तमाम x1 रह जाएंगे तो उसका निकालना हमारे लिए आसान है। या आप यहाँ से आप तमाम x1 को ख़त्म कर दें तो आपके प्रॉब्लम के अंदर सारे x2 रह जाएंगे। जब सारे x2 रह जाएंगे, एक वेरिएबल रह जाएगा, उसका निकालना आसान है। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से x1 को ख़त्म करते हैं या x2 को ख़त्म करते हैं। मसवात, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मसवात 2 साइड होते हैं, 2 साइड कैसे, आप देखिए, आप इसको ले लें, इसके 2 साइड हैं। देखें, आप इसको एक एक तराजू की मिसाल देखें, ये एक तराजू है, ये एक तराजू है, ठीक है,
ये तराजू है, इस तराजू में यहां रखा हुआ है x1 माइनस 3x2 और यहां पे लिखा हुआ है -7, और चूंकि जब इधर ये रखा हुआ है, इधर ये रखा हुआ है, डंडी बराबर है, डंडी ना ऐसे झुकी है ना ऐसे झुकी हुई है, यानी डंडी बराबर है, ठीक है, यानी दोनों डंडी बराबर है, देखिए वो बराबर हो गई। अब आपने जो कुछ यहां पे डालना है वही आप यहां पे डालें, डंडी पे कोई असर नहीं पड़ता। आप जो कुछ यहां से निकालते हैं वो यहां से निकाल दें, तब भी डंडी पे असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये निकला कि मसवातों के मामले के अंदर अगर आपको जो एक अमल, एक प्रोसेस आप इधर करते हैं वही उधर भी करेंगे, तो उससे हमारी मसवात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो चुनांचे वही कुछ हमने यहाँ किया। जब हमने अपना मुशाहिदा किया, हमने जायज़ा लिया इस प्रॉब्लम का, तो हमने देखा कि अगर हम इसको भी 3 बना दें, हम इसको भी 3 बना दें, इस पॉइंट को आप समझें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे समझें इसको, कि अगर मैं इसको भी 3 बना दूं तो और फिर इन दोनों को जो मैं जमा करूं तो ये -3 और ये 3 दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये मनफी है और ये मुस्बत है। तो आप फिर यूं करें कि इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ ना करें, मगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड को। आप इक्वेशन में जो अमल इधर करते हैं वही अमल उधर कर सकते हैं, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ छेड़छाड़ न करें। अब मसला ये होता है भाई कि मैंने कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ न करें, तो ये हम क्या करें कि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। सवाल है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब छेड़छाड़ आप नहीं करते तो आप मैथमेटिकली क्या करते हैं? हम मैथमेटिकली ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप किसी इक्वेशन को, किसी नंबर को मैथमेटिक्स के अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। आम अपनी जुबान में हम उसे कहते हैं छेड़छाड़ ना करो, मैथमेटिक्स की जुबान में हम कहते हैं कि उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। इसका छेड़छाड़ ना करो, इसके और भी थोड़े से और भी तरीके हैं, वो भी आप ना करें तो फिर भी छेड़छाड़ नहीं होती। बहरहाल यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे क्या किया? अब यहां देखें, इसके साथ हमने छेड़छाड़ की। क्या छेड़छाड़ की? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ये 2 से कर दिया, ठीक है। अब चूंकि आपने इनको खत्म करना है तो ये तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 2x2 बन जाएगा। मैं इसको 3 से कर दें, 3 से कर दिया। जब इसको 3 से कर दिया तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को जमा कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें। ये मैंने एक देखा, तो ये मैंने इसके ऊपर एक अमल किया, एक प्रोसेस किया। ये प्रोसेस मैंने कैसे किया कि जिसके प्रोसेस के करने से जो रियाजी के कानून हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, उसको कुछ उसमें मैं गलती नहीं कर रहा। तो क्या बना? 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो यही रहेगा, x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू -7। इसको 3 से करें तो ये बन गया 6x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 21। ये चीज़ ये बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मैं एक निशान लगाता हूँ और इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ और फिर बातें भी करूँगा, ठीक है, वो फिर आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, अब यूँ करें कि आप इसको जमा करें। देखें मैंने यहाँ क्या रखा है? प्लस करें। प्लस का मतलब, जब प्लस करने का मतलब फिर ये होता है कि आपने यहाँ पर किसी किस्म के निशान में कोई तब्दीली नहीं करनी। जब आपने इसको हल किया, देखिए इससे ये कट गया क्योंकि -3 में ये चला गया ये, और ये बन गया 7x1 इज इक्वल टू 21 में से 7 गया, ये बन गया 14। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हो गया x1 इज इक्वल टू 14/7, यहाँ से आंसर आ गया आपका 2, यानी x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। ये हमारे पास 2 आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, वो ये है, ये 2 इक्वेशनें हैं। अब इस जगह पे आकर आपको x1 मिल गया है, आपको x2 चाहिए। फिर वही अमल जो आपने यहाँ किया वही अमल आप यहाँ भी कर सकते हैं। वो क्या अमल? कि अब आप x1 को ख़त्म करें, अब आप x1 को ख़त्म करें, ठीक है। अब आपने ऐसे मुनासिब नंबरों से ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है, ताकि यहाँ पर जो ये 2x1 है तो यहाँ पर भी 2x1 हो जाए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ क्योंकि आगे पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाना है। एक तरीका इसका ये भी है कि ये जो x1 आपको मिला, इस x1 को उठाकर या तो आप यहाँ दर्ज कर दें या आप इसमें दर्ज कर दें, तो उससे भी आप x2 निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। पहले तो मैं वो तरीका अख्तियार करता हूँ कि जो तरीका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखें, आगे मैंने लिखा, अब देखिए मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ।
तो मैंने लिखा कि इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है, मगर नीचे 2 है, तो निचले वाले के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। छेड़छाड़ नहीं करूँगा मतलब मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, ठीक है, लेकिन उससे ये होगा कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन दोनों के साथ जमा है, वो तो फिर 4 बन जाएगा। तो आप इसको माइनस करें ताकि वो कट जाए। तो अब इसका मैथमेटिकल पूरी टेक्निक, प्रोसेस क्या है, तो देखें 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 2x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। इसको आप इसको 1 से करें, यानी छेड़छाड़ ना करें, तो ये बन गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो चूंकि हमने दोनों को जमा करना था तो हमने इसमें कोई निशानों में तब्दीली नहीं की, लेकिन चूंकि यहाँ हमने मनफी करना है तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ इसके तमाम के तमाम निशानों को उल्टा कर दें। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं प्लस होता है तो आप इसको माइनस कर दें, और ये चूंकि प्लस है तो इसको भी आप माइनस कर दें, ये प्लस है इसको भी आप माइनस कर दें। ये जो मैंने छोटे छोटे दायरों में बंद कर दिया है, तो ये इसके लिए आप यूँ समझ लें गोया कि ये मैंने खुद अपनी सहूलत के लिए एक अमल किया है। अच्छा, अब आप देखें ये हो गया 2x1, ये माइनस 2x1, ये ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए माइनस 6x2 और माइनस x2, ये बन गया माइनस 7x2, दिस इज इक्वल टू माइनस 14 एंड माइनस 7, ये बन गया माइनस 28। अब फिर वही बात कि आप दोनों साइड से माइनस को ख़त्म कर दें, आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से बन गया 7x2 इज इक्वल टू 28, इट मीन्स दैट x2 इज इक्वल टू 28 बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 4। इसमें देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो इसमें देखिए x1 हमारे पास 2 आ गया, x2 हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखने एक और चीज़ देख लें। अब इधर ये है, अब यहाँ आप देखें, मैं यहाँ से इस जगह से मैं इधर आ रहा हूँ, फिर देखें दोबारा मैं यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएं ताकि आप फिर जब दोबारा देखें, अपने इस पूरे लेक्चर्स को देखें तो आपको ये तकलीफ ना हो कि भाई आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। तो मैं अब यहाँ से, चूँकि जगह नहीं है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये जो अमल मैंने किया है, ये अमल करके मैंने x2 की कीमत 4 निकाली है। तो जो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जब x1 इज इक्वल टू 2 निकल गया, तो इस x1 इज इक्वल टू 2 को आपकी मर्जी है इसमें दर्ज करते हैं या इसमें दर्ज करते हैं। जहाँ भी आप दर्ज करेंगे तो आपके पास x2 उस तरह से भी निकल सकता है। चुनांचे ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये अमल करके जो x2 निकाला है आप वैसे ही निकालें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप x1 की वैल्यू, ये जो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। मिसाल है, आप पुट करते हैं पुटिंग x1 इज इक्वल टू 2 इन 1। आप ये करते हैं कि जी पुटिंग x1 इज इक्वल टू 2 इन 1 अब 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है? 1 आपको दिया हुआ है x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब x1 2 पुट करें, ये मैंने पुट कर दिया 2 माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2, माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस ख़त्म हो गए तो 3x2 इज इक्वल टू 9, यहाँ से हो गया x2 इज इक्वल टू 9/3। तो इसका मतलब ये निकला कि x2 की वैल्यू आ गई 3, लेकिन वहाँ पे हमारे पास x2 वैल्यू 4 आ रही है। हमने क्या मिस्टेक की हुई है? अब देखें, हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, ठीक है, हमें अब वैसे मिस्टेक फिर भी हमें पता चलती, मिस्टेक आखिर में पता चलना था, लेकिन बहरहाल हमने इसके बाद कोई मिस्टेक किया। देखते हैं क्या मिस्टेक की है। मैंने यहाँ पे किया कि मैंने क्या करना है, यहाँ पे इधर कि 1 को किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 2 हो जाएगा, और माइनस कर दिया 2 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ। अच्छा, इसको 2 से किया तो ये बन गया 2x1 माइनस 6x2 माइनस 14। इसको 1 से किया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7, माइनस कर दिए, ये कट गया तो माइनस 6x2 और माइनस दिस x2, ये बन गया माइनस 7x2। अब यहाँ देखिए मिस्टेक हमने किया है, माइनस 14 एंड माइनस 7, माइनस 14 एंड माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 28, दिस इज इक्वल टू 21। यहाँ हमने मिस्टेक की है, देखें ये हमारे पास हो गया माइनस 21। जब ये हो गया तो यहाँ से हो जाता है, यहाँ से 7x2 इज इक्वल टू 21 एंड x2 इज इक्वल टू 21/7, तो ये बन गया दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि x2 हो गया हमारे पास 3, x2 3 आ गया, ठीक है। तो क्या मतलब निकला? मतलब इसका ये निकला
बड़ी आम सी बात है कि जब हम किसी सवाल को हल करते हैं, और आपका एक सोल्यूशन आता है, तो हम वहाँ पे सोचते हैं कि यार मेरा जो सोल्यूशन आया है वो सही भी है या सही नहीं है, गलत है। कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके अंदर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे और बेशुमार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आप आंसर को चेक कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो इसको आप नहीं कर सकते बस उसको हम छोड़ देते हैं। मिसाल है, एक क्वेश्चन आ गया कि जी बाप की उम्र इतनी है तो बेटे की उम्र इतनी है, या एक आदमी एक काम को दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो इसको आप चेक नहीं कर सकते, जनरली चेक नहीं कर सकते, यानी हर सवाल को आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन मसवातों में ये खूबी है, इक्वेशन में ये खूबी है कि आपके जो जवाबात आते हैं उन जवाबात को आप चेक कर सकते हैं। इस वास्ते जब भी आप किसी इक्वेशन को हल करते हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करते हैं, तो आपका जो जवाब आता है तो अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, आप उसको दोबारा चेक कर लिया करें कि जी आया मेरे जो जवाब आए हैं वो सही हैं। अब देखिए इत्तेफाक से मेरा ये जवाब यहाँ कितना आ गया था, यहाँ पे मेरा जवाब कितना था, यहाँ पे मेरा जवाब x2 = 4 आया था, क्योंकि मैंने बीच में गलती की हुई थी। यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 आ गई थी, x2 की वैल्यू 4 आ गई थी, ठीक है, मैं उसी को लेकर चल पड़ता तो काम खराब था। लेकिन चूंकि इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास ये प्रोविजन मौजूद है, हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद है कि हम उसको चेक कर सकते हैं कि आया हमारा जवाब सही है कि गलत है, तो आप उसको फिर पहले चेक कर लिया करें। तो आप देखें चेक कैसे होगा आपका, अब इसको देखें, अब ये गलत जवाब आया है वैसे, मगर देखें अब हमें पता चल जाएगा। अब आप x1 को यहाँ पे देखें, आप x1 को 2 पुट करें, देखिए x1 हो गया 2 -3 और x2 हमारे पास आ गया था 4 आ गया, ये बन गया 2 - 12, इसका जवाब आ गया -10, ये -10 आया, इधर -7 लिखा हुआ है। तो यहीं पे हमें पता चल जाता कि आपने ये जो कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक की हुई है, तो आप दोबारा अपनी कैलकुलेशन को देखते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ऐसे प्रॉब्लम, जिन प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, जिनका ताल्लुक एक ऐसे फील्ड से है हमारी मैथमेटिक्स में कि जिसमें आप उसके जवाब को चेक कर सकते हैं, आप उसके जवाबात को चेक कर सकते हैं, तो उसे चेक कर लिया करें। जहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ तो ठीक है, हम नहीं कर सकते चेक, अगर हमारी ठीक है तो ठीक है, गलत है तो वह गलत हो जाएगा, लेकिन पहले जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें। तो इक्वेशंस में आप कर सकते हैं। बहरहाल वो तो चलो हमें यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया था। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ x1 की वैल्यू, ये जो x1 था इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, x2 की वैल्यू आ गई थी 3, ये गलत वैल्यू थी। बहरहाल x2 = 3। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने लिखा पुटिंग x1 = 2 in 1, हमने x2 को 1 में पुट किया था। ये भी जरूरी नहीं है, कोई स्टूडेंट है वो इसका इंतखाब करते भाई मैं यहाँ पुट करूँगा, वो ये भी कर सकता है। वो ये ना लिखे, इसको ना लिखे, वो क्या लिखे, वो ऐसे लिख ले, यानी वो ये लिख दे कि पुटिंग x1 = 2 in 2, उसने इक्वेशन नंबर 2 का इंतखाब किया। जब आप उसका इंतखाब करते हैं तो देखें 2x1, यहाँ पर क्या था, ये 2x1 + x2 = 7, x1 2 पुट करें तो 2 × 2 + x2 = 7, ये 4 हो गया, 4 + x2 = 7, x2 = 7 - 4, इट मीन्स दैट x2 = 3। अब ये देखें, वही 3 इससे भी आया था, वही 3 उससे भी आया, वही 3 इस अमल से भी आया। तो ये तमाम तर बातें बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशनें हैं, हर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, मगर ये बात उससे हायर डायमेंशन के लिए भी ट्रू है, लेकिन फिलहाल चलो मैं इसी पे बहस करता हूँ कि आप पास 2 इक्वेशनें हैं, उसमें 2 वेरिएबल हैं, आपने उनको हल करना है। तो एक तरीका इसका ये हो गया कि भाई आप ये करें कि उनको मुनासिब नंबरों से मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए तो फिर उसी प्रोसेस के मुताबिक आप दूसरी के निकालें। आप ये नहीं करते तो जो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जिसमें आपकी मर्जी है, जो आपको छोटी लगती है, आसान लगती है, आप उसमें पुट कर दें, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 2 हो गई और x2 की वैल्यू 3 हो गई। हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि आया ये सिस्टम और ये सिस्टम इक्विवेलेंट है। हम तो इसमें आ रहे थे, ठीक है, वो तो ठीक है, बीच में कई बातें आ गई तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि वो पूछता है कि बताओ भाई कि ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। डिफिनेशन क्या है कि जो सोल्यूशन इसका वही सोल्यूशन इसका। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है x1 = 2, x2 = 3। हम देखेंगे कि आया ये इसका भी सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे,